नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ मेरे इस YouTube चैनल मेडिकेयर में। तो आपको आज इस वीडियो में हम बात करेंगे CBC के बारे में कि CBC टेस्ट में क्या क्या होता है, इसकी नॉर्मल रेंज वगैरह क्या होती हैं, इसकी रिपोर्ट को कैसे पढ़ा जा सके और CBC के अंदर किन किन चीज़ों की रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे CBC के बारे में कि CBC होती क्या है, इसकी फुल फॉर्म वगैरह क्या है। CBC की जो फुल फॉर्म है वो है कंप्लीट ब्लड काउंट। CBC टेस्ट एक रूटीन ब्लड टेस्ट होता है। जब भी आपको बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर सबसे पहले आपको CBC टेस्ट करवाने के लिए बोलते हैं ताकि आपकी जो बीमारी है वो जल्द से जल्द पता लगाई जा सके और डॉक्टर उसी प्रकार से रिपोर्ट को देखकर आपकी बीमारी का इलाज कर सके। तो दोस्तों, आपको मैं आज CBC टेस्ट के बारे में बताऊंगा ताकि आपको CBC टेस्ट करवा के बारे में छोटी छोटी जो जानकारी मिलती हैं वो इस वीडियो के माध्यम से मिल सके। अब बात करेंगे कि CBC टेस्ट रिपोर्ट के अंदर क्या क्या जो चीज़ें आती हैं या फिर CBC टेस्ट में क्या क्या चीज़ें जो हमें डॉक्टर नहीं बताते हैं या फिर जो पैथोलॉजिस्ट नहीं बताते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड के बारे में। जो ब्लड है वो एक तरीके का लिक्विड टिश्यू होता है जिसके अंदर प्लाज्मा और सेल दोनों होते हैं। अब बात करेंगे ब्लड के बारे में। तो ब्लड के अंदर 3 प्रकार के सेल पाए जाते हैं। वो है पहला रेड ब्लड सेल, दूसरा WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल और जो तीसरा है वो है प्लेटलेट। ये तीनों ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। तो CBC का जो मतलब होता है वो है कंप्लीट ब्लड सेल, यानी कि ये तीनों जो होते हैं इनके अंदर कितने कितने कण पाए गए हैं ब्लड के अंदर, इन तीनों के, उसको ही CBC बोलते हैं। और CBC में इन तीनों के कण को ही जोड़कर बताया गया होता है। तो आज हम CBC टेस्ट के बारे में देखते हैं कि RBC यानी कि रेड ब्लड सेल, WBC वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट की संख्या कितनी होती है, इनका साइज क्या होता है और इन्हीं के आधार पर हम देखते हैं कि हमारी कोई बीमारी तो नहीं है। अगर इनकी संख्या साइज घट बढ़ जाता है तो CBC के अंदर वो आ जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर हमें उस रिपोर्ट के आधार पर उचित इलाज करने की सलाह देता है। अब आप जानते हैं कि CBC रिपोर्ट में क्या क्या देखते हैं। तो CBC रिपोर्ट में हम देखते हैं, पहला है CBC वैल्यू को, दूसरा CBC काउंट को, हीमोग्लोबिन को, हेमेटोक्रिट को, RBCs को और जो WBC काउंट है उनको, या फिर जो प्लेटलेट वगैरह हैं वो कितनी है उसको इस रिपोर्ट में देखते हैं। अब हम जानेंगे कि CBC कब करवाना चाहिए या जो सिग्निफिकेंस है CBC के वो क्या होते हैं और इसको डॉक्टर कब करवाने की सलाह देता है या हमें अपने हिसाब से इसे कब करवाना चाहिए। जब हमें कोई फैटिग्यू यानी कि थकान हो गई हो, शरीर में वीकनेस होता हो, फीवर होता हो या फिर वेट लॉस हो गया हो तो हमें CBC करवानी चाहिए। साथ ही साथ हमें एनीमिया यानी कि खून की कमी का पता लगाना हो, ब्लड लॉस हो गया हो या फिर जो पॉलीसैथीमिया जो ब्लड के जो सेल बढ़ जाते हैं उस तरह की कोई बीमारी हो गई हो, ब्लड में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन वगैरह हो गया हो, ब्लड की डिजीज़ जैसे कि ल्यूकेमिया यानी कि जो ब्लड कैंसर होता है उसके बारे में पता लगाना हो, या फिर जो ड्रग्स के रेडिएशन वगैरह होते हैं उसके ट्रीटमेंट के बारे में कोई सर्जरी हुई हो, या फिर किसी भी प्रकार के जो सेल्स हैं उनकी वैल्यू या संख्या बढ़ गई हो या घट गई हो, उसके बारे में पता लगाने के लिए हमें डॉक्टर CBC करवाने की सलाह देते हैं। अब हम जो बात करेंगे हैं वो है ब्लड के प्रकार के बारे में। तो पहला है जो है वो है RBC यानी कि रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल क्या होता है कि 1 लीटर जो ब्लड है उसके अंदर कितने रेड ब्लड सेल की संख्या है उसको RBC या फिर CBC के अंदर पता लगाने के लिए CBC कराई जाती है कि 1 लीटर ब्लड में कितने ब्लड सेल या फिर जो रेड ब्लड सेल हैं वो उसकी संख्या कितनी है। इसकी अगर नॉर्मल वैल्यूज़ की बात करें तो अडल्ट के अंदर जो मेल हैं उसके अंदर जो वैल्यू होती है वो है 4.6 से लेकर 5.9 मिलियन तक, और जो फीमेल है उसके अंदर थोड़ी संख्या कम हो जाती है, 4.2 से लेकर 5.4 तक इसकी संख्या होती है। जो नए बॉर्न बेबी हैं उनके अंदर ये संख्या RBC सेल्स की 5.5 से लेकर 6 मिलियन तक जाती है, और जो छोटे बच्चे हैं, चिल्ड्रन वगैरह हैं, उसके अंदर इसकी संख्या 4.6 से लेकर 4.8 मिलियन तक जाती है। अब हम बात करते हैं कि एक पॉलीसीमिया जो बीमारी होती है इसमें जो RBC होते हैं उनके सेल्स की साइज है वो बढ़ जाती है, तब ये पॉलीसीमिया नामक एक बीमारी होती है। ये कब होती है, जब कोई भी व्यक्ति हाई एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई पे जाता है या फिर कोई ज़्यादा स्मोक
करता है या फिर कोई फिजिकल ट्रेनिंग वगैरह ज़्यादा करता है, भागदौड़ भरी ज़िंदगी ज़्यादा जीता है, तब उन्हें पॉलीसीमिया नामक की बीमारी हो जाती है। अगर आरबीसी की सेल की जो संख्या है वो घट गई हो, यानी आरबीसी घट गया हो, तो उस व्यक्ति के अंदर एनीमिया की नामक जो बीमारी होती है उसकी होने की संभावना ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं हम हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का पदार्थ होता है जिसकी वजह से जो हमारा खून है वो लाल होता है। अगर इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ की बात करें तो अडल्ट यानी मेल के अंदर 13 से 18 ग्राम तक जाती है और जो फीमेल है उसको 12 से 16 ग्राम इसके अंदर होती है। न्यूबॉर्न बेबी के अंदर जो हीमोग्लोबिन का स्तर है वो 17 से 19 ग्राम होता है और जो चिल्ड्रन है उसके अंदर जो स्तर है वो 14 से 17 ग्राम तक जाता है। अब बात करेंगे हम हेमाटोक्रिट के बारे में। हेमाटोक्रिट यानी कि एक तरीके का सब्सटेंस है जो आरबीसी के अंदर पाया जाता है। उसके अंदर कितनी परसेंटेज जो आरबीसी की है 1 लीटर ब्लड में, उसके बारे में हेमोक्रेटिक जो रेंज होती है उससे पता लगा सकते हैं। इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें मेल के अंदर वो 45% है, फीमेल के अंदर 35% है और जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके अंदर 65% है और जो चिल्ड्रन के अंदर 25% है। यानी जो पूरा ब्लड है उसके अंदर जो आरबीसीज की जो सेल्स की संख्या है वो कितनी परसेंटेज में है वो हेमोक्रेटिक द्वारा पता लगाया जा सकता है। जबकि हीमोग्लोबिन के अंदर ऐसा होता है कि जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर जो हीमोग्लोन नाम का एक पदार्थ होता है वो कितना है, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो लाल हो रहा है। अब बात करते हैं हम रेड ब्लड सेल इंडेक्स के बारे में। हीमोग्लोबिन अगर 12 से कम होगा और हेमाटोक्रिट 37% से कम होगा तो जिस व्यक्ति के अंदर ऐसा कुछ होता है उसे एनीमिया हो जाता है, यानी कि खून की कमी वाली बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट उसमें बात करते हैं हम कि मीन कार्प्सुलर जो वॉल्यूम होता है वो क्या है, यानी एमसीवी क्या होता है। मीन कार्प्सुलर जो वॉल्यूम है वो एक एवरेज साइज होता है आरबीसीज का। इसके अंदर अगर आरबीसी बढ़ जाती है तो मैक्रोसाइटिक एक होती है जिसमें विटामिन B12 और फॉलेट की कमी की वजह से ये बीमारी होती है, और अगर आरबीसी का साइज़ घट जाता है तो माइक्रोसिटिक जो बीमारी है वो होती है, ये आयरन की कमी की वजह से होती है जिसके अंदर हमें एनीमिया वगैरह हो जाता है। अब बात करते हैं हम कि आरबीसीज की जो विड्थ होती है उसको किसके थ्रू नापते हैं। जो आरबीसीज की जो विड्थ होती है उसको आरबीसी डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ के थ्रू यानी RDW के थ्रू नापते हैं। अगर अब जो नेक्स्ट है उसमें हम बात करेंगे कि वाइट ब्लड सेल क्या होता है। वाइट ब्लड सेल है उसका मुख्य काम होता है डिफेंस मैकेनिज्म बनाता है ताकि जो हमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ सके, जिसकी वजह से हमें जो वायरस या बैक्टीरिया हैं उनसे हमारी बॉडी लड़ सके ताकि हमें कोई भी बीमारी जल्दी से ना लगे। इसके टाइप्स की बात करें तो ये 5 प्रकार का होता है। पहला है न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इस्नोफिल्स और बेसोफिल्स। अब दोस्तों हम बात करेंगे सबसे पहले WBC का फर्स्ट प्रकार के बारे में, वो है न्यूट्रोफिल्स। इसके अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो उसके अंदर जो 70% सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो है न्यूट्रोफिल्स, यानी कि पूरे वाइट ब्लड सेल में सबसे ज़्यादा 70% न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं। इसके अगर ये क्या काम करता है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसके सामने रिस्पॉन्ड करता है। अगर मान लो न्यूट्रोफिल्स बढ़ेगी तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी बढ़ेगा, इसलिए हमें न्यूट्रोफिलिया भी होती है। अगर मान लो न्यूट्रोफिल्स बढ़ गई हो तो हमें न्यूट्रोफिलिया नाम की बीमारी हो जाएगी, और अगर न्यूट्रोफिल्स कम हो गई हो या फिर न्यूट्रोफिल्स की संख्या कम हो गई हो तो न्यूट्रोफेरिया जो एक बीमारी होती है जिसके अंदर जो इम्पेयर्ड प्रोडक्शन होता है न्यूट्रोफिल्स का वो हो जाता है। वायरस के इन्फेक्शन का बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। जो ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं जैसे कि TB वगैरह ये सब भी हो सकती हैं न्यूट्रोफिल्स बढ़ने की वजह से या फिर न्यूट्रोफिल घटने की वजह से। अब बात करेंगे लिम्फोसाइट्स के बारे में। लिम्फोसाइट जो नॉर्मली इसके अंदर है वो एक्यूट इन्फेक्शन वगैरह होते हैं जैसे कि वायरस इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस, क्रॉनिक इंट्रासेलुलर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि TB वगैरह, ये लिम्फोसाइट्स के बढ़ने या घटने से होते हैं। जबकि मोनोसाइट्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। मोनोसाइट जो क्रॉनिक डिजीजेज होती हैं उसकी वजह से मोनोसाइट्स होते हैं, यानी मोनोसाइट्स का अगर स्तर बढ़ गया हो घट गया हो तो हमें क्रॉनिक डिजीजेज लग सकती हैं जैसे कि TB, इन्फ्लेमेशन एक्सेट्रा। अब बात करेंगे इस्नोफाइल्स के बारे में। इस्नोफाइल्स पैरासाइटिक जो इन्फेक्शन होता है जैसे कि एलर्जी, अस्थमा, इनकी वजह से इस्नोफिलिया नामक जो बीमारी है वो होती है। अगर वेजोफिल्स की बात करें, इसके अंदर जो बोन मैरो से संबंधित बीमारी होती है वो वेजोफिल्स के द्वारा पता लगाई जा सकती है जैसे कि ल्यूकेमिया, लिम्फोमा एक्सेट्रा। अगर वेजोफिल्स की नॉर्मल रेंज की बात करें तो 500 से कम और 50,000 से ज़्यादा अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको बोन मैरो से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। तो दोस्तों हम बात करेंगे अब जो प्लेटलेट्स है उसके बारे में। प्लेटलेट जो होता है वो एक
तरीके का सब्सटेंस होता है। जब हमारे खून या एक्सीडेंट वगैरह के अंदर खून अगर निकलने लग जाता है तो खून को रोकने के लिए, यानी खून का जो थक्का जमाने के लिए प्लेटलेट होना ब्लड के अंदर बहुत ज़रूरी है। प्लेटलेट काउंट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ ब्लड में, यानी पूरे वॉल्यूम ब्लड में कितने प्लेटलेट काउंट है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे ब्लड में जितने ज़्यादा प्लेटलेट के काउंट्स होंगे तो हमारे ब्लड के अंदर उतना ही जल्दी ब्लड का थक्का जमेगा। इसके मीन जो प्लेटलेट वॉल्यूम है यानी एमपीवी है, उसके बारे में बात करें तो ये एवरेज जो साइज़ होता है प्लेटलेट का ब्लड के अंदर, उसको पता लगाने के लिए काम में लिया जाता है। जितने ज़्यादा हम यंग होंगे उतने ज़्यादा जो प्लेटलेट की साइज़ है वो बड़ी होगी, और जबकि जो पुराने प्लेटलेट होती है उनकी साइज़ क्या होती है, वो ज़्यादा छोटी होती है। अगर इसके नॉर्मल रेंज की बात करें तो प्लेटलेट की जो नॉर्मल रेंज होती है वो है 50,000 से कम नहीं होना चाहिए और 10 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी 50,000 से और 10 लाख के बीच में जो प्लेटलेट की नॉर्मल रेंज होती है वो होती है। तो दोस्तों ये थी WBC, प्लेटलेट और RBC के बारे में पूरी जानकारी। और इसी के साथ साथ हमें ये पता लगा सकते हैं कि जो CBC रिपोर्ट आई है उसके अंदर अगर किसी की भी जो नॉर्मल रेंज है उससे अगर अधिक या कम होती है तो हमें एक बार तुरंत डॉक्टर से इसकी सलाह कंसल्ट करना चाहिए। तो दोस्तों अगली जो इमेज है उसमें आप साफ देख सकते होंगे जो CBC है उसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है और इसके जो हाईएस्ट और लोएस्ट रेंज है उसके अंतर बीच में क्या है। अगर आपको ये वीडियो मेरी इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इस वीडियो का लाभ या फिर CBC रिपोर्ट को पढ़ना चाहते हो या फिर जिसने CBC रिपोर्ट करवाई हो उस तक ये वीडियो पहुंच सके और इस वीडियो के माध्यम से वो CBC रिपोर्ट के बारे में समझ सके। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।